Hello everyone. Today we are going to discuss about what is plaint under Order 7 of CPC, what is the meaning and what are the particular required for a plaint. Let me tell you one thing, if you want to become a good lawyer in a civil litigation, then you have to be a very commendable. आपको बहुत ही ज्यादा commendable होना पड़ता है plaint frame करने के लिए और आपको if you are if you have a very good command how to draft a plaint, then there is a possibility 50% of your work has done to win your case. So what are the particulars is required कि क्या जरूरत क्या क्या चीजें जो है आपको मेंशन करने पड़ेगी प्लेट के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कब जो है कोर्ट जो है आपकी प्लेट को रिटर्न कर सकता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लेट में अगर वो आपने मेंशन नहीं की हैं तो कोर्ट आपकी प्लेट जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये सारी बातें जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेट जो है आपकी कैसे चलती है, हाउ प्लेट योर वर्क्स। नाउ whenever you discuss about the plaint, then keep in your mind under Order 7 there is a detailed discussion about the plaint, how it is admitted in the court, how कैसे जो है आपकी प्लेंट जो है रिटर्न की जाती है, कैसे जो है आपकी प्लेंट जो है रिजेक्ट हो सकती है, उसके बारे में पूरा आपका बताया जाता है। नाउ जब कभी भी देखिए आपका सिविल सूट जो है, आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिविल सूट की जब बात होती है तो सेक्शन 26 है हमारा सीपीसी का, वो इसके बारे में बात करता है। As I already told you, the plaint is defined in Order 7 of a CPC and a Rule 128. If you go through the Rule 128 of the Order 7, तो वहां पे आपको जो particulars required है वो उसके बारे में बताया जाता है। Particulars का मीनिंग क्या है, आपका अर्थ क्या है इसका, कि आपको उस प्लेट में क्या क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ द रूल 9 जो है वो आपका प्रोसीजर बताता है कि किस तरह जो है आपकी प्लेंट जो है कोर्ट में वो एडमिट होती है। और रूल 10 to 10B तक आपका क्या, कब जो है आपकी प्लेंट जो है किसी भी कोर्ट से रिटर्न की जाती है, क्या कारण होते हैं उसके बारे में बताया गया है। 11 और 13 जो वो बात करता है आपका रिजेक्शन का, कि कब आपकी प्लेंट जो है रिजेक्ट हो सकती है। और 14 और 17 जो है कि आपका कैसे जो है डॉक्यूमेंट जो है जिनके ऊपर जो है आप रिलाई करोगे उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, उसके बारे में प्रोसीजर बताता है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हुए आप कोर्ट में दोगे उनके बारे में बताया जाता है। इंट्रोडक्शन देखिए, अ प्लेंट इज अ प्लीडिंग व्हिच कंटेन द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिफ्स क्लेम। प्लेंट क्या है आपका, कि एक ये आपकी रिटन स्टेटमेंट है जिसमें कि प्लेंटिफ बोलता है कि ये मेरा क्लेम है, ये मेरा राइट है। और जब जस्ट मान लीजिए किसी ने आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया, जब किसी ने आपको प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया तो आपका क्या है, जो सिविल राइट है उस प्रॉपर्टी का इंजॉय करना, बिकॉज यू आर लॉफुल, आप जो है आपका मालिकाना हक है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, बट किसी ने आपको डिस्पोजेस करके रखा हुआ है, तो फिर आप क्या करते हो, तो आपका सिविल राइट वहां पे क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। तो whenever there is civil right is violated somebody, and just take the examples, किसी ने आपको डिस्पोजेस किया है तो क्या है, जब आपको किसी ने डिस्पोजेस किया तो आपके पास क्या है, कॉज ऑफ एक्शन है, कारण है आपके पास सूट को फाइल करने का। और जब आपने उसको रिटन फॉर्म में कोर्ट में सबमिट कर दिया तो क्या बन जाएगा आपका, वो प्लेंट बन जाएगी। ठीक है। और प्लेंट कौन, और जो प्लेंट जो फाइल करता है वो आपका, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हमने ऑर्डर 1 डिस्कस किया था वो प्लेंटिफ माना जाता है। ठीक है। अ प्लेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इनिशिएशन ऑफ अ सिविल सूट। देखिए कब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द व्हेन यू विल से कि यस द सिविल सूट हैज बीन इनिशिएटेड। तो सिंपल थिंग, whenever whenever plaint is presented before the court,
जब कभी भी जो है आपने प्लेंट फाइल कर दी कोर्ट में तो आपका सिविल सूट जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। नाउ पर्टिकुलर्स क्या क्या है, देखिए क्या क्या बोलता है। द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्राउट। आपको जो है क्या है कोर्ट का नाम जो है लिखना पड़ता है जब भी आपकी प्लेंट फाइल होती है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए यू आर फाइलिंग अ कोर्ट इन अ चंडीगढ़ कोर्ट, देन यू हैव टू चंडीगढ़ कोर्ट having a jurisdiction of the court of a senior division, civil the senior division, then you have to mention like this। आपको इस तरह लिखना पड़ता है इन द कोर्ट ऑफ लर्नर सिविल जज सीनियर डिवीजन चंडीगढ़, लाइक दिस। ठीक है। उसके बाद आपको द नेम एंड द डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। अब देखिए जिसका राइट वायलेट हुआ है, जो कोर्ट के सामने किसी रिलीफ को मतलब कोई कोई दया याचिका जो कुछ भी वो मांग रहा है उसको लेके आया है, उसका कंप्लीट एड्रेस वहां पे लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद द नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ अ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट so far as they can be ascertained, the name of the description and place of residence of the defendant। फिर उसके बाद जो है जिस तरह प्लेंटिव का पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखा जाता है उसी तरह आपका डिफेंडेंट का कंप्लीट एड्रेस भी लिखा जाता है। ठीक है। वेयर द प्लेंटिव और द डिफेंडेंट इज अ माइनर, जहां पे आपका प्लेंटिव और डिफेंडेंट माइनर हो, मतलब वो किसी के थ्रू जो है क्या है सूट कर रहे हो फाइल कर रहे हो या कोई पर्सन अनसाउंड है, तो वो किस इफेक्ट से स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन देखिए इसको कैसे करते हैं। सपोज ए इज अ माइनर, देन ए इज द कंप्लीट एड्रेस जो है आपको ए का लिखना पड़ेगा, देन थ्रू इट्स लीगल गार्डियन, थ्रू इट्स नेचुरल गार्डियन, थ्रू इट्स फर्स्ट फ्रेंड, इस तरीके से आपको प्लेंट में लिखना होता है। नाउ देखिए फ्रॉम द जुडिशियल पर्सपेक्टिव ये कई बार ये लेट मी टेल यू वन थिंग, if you are going to attempt a judicial exam then it is a very important कि you should know the particular, because कई बार क्या होता है, कई बार maximum time nowadays there is a question in the main exam। आप जब मेन के एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है किसके बारे में, जहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी होती है उसमें आपको प्लेंट को भी ड्राफ्ट करना होता है, उसके बाद आपको रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना होता है, फिर आपको इश्यू बनाने होते हैं और उसके ऊपर जजमेंट देनी होती है। ठीक है। तो वो सारा आप तभी लिख पाओगे जब आपको पता होगा कि ऑर्डर 7 में व्हाट आर द योर यू नो व्हाट आर द एसेंशियल, मतलब क्या किन किन व्हाट आर द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स टू फ्रेम द प्लेंट। नाउ उसके बाद द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, आपको कॉज ऑफ एक्शन देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि somebody dispossessed you, when he dispossessed you, the way he dispossessed you, लाइक दिस की कॉज आपका कारण क्या था कि somebody किसी ने आपको जो है आपकी लॉफुल जो प्रॉपर्टी है उसे डिस्पोजेस किया। द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज अ जुरिस्डिक्शन, और उसके बाद आपको जुरिस्डिक्शन बतानी पड़ेगी कि हाँ इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है इस मैटर के बारे में। ठीक है। उसके बाद आपको रिलीफ के बारे में बताना होगा। ठीक है। वेयर द प्लेंटिव, क्या आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो, जैसे मैंने somebody dispossessed you then you have to pray like this, it is therefore prayed from the learned court that the suit of the plaintiff be decreed and defendant be restrained not to not to infringe the civil right of enjoyment of the property of the plaintiff, and possession be hand over back to the plaintiff, like this। where the plaintiff has a large, अगर कहीं plaintiff ने set off claim किया है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें जो है सब, और एक जो इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से क्या कोर्ट फी जो है आपको देनी पड़ती है। ठीक है। कि जितनी जैसे कोर्ट फी जैसे स्टेट टू स्टेट जो है ये वेरी करती है। जैसे कई स्टेट्स में आपका यू कैन से कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि जैसे परसेंटेज रखी होती है कि आप मान लीजिए जैसे अब चंडीगढ़ है, जैसे 1,000 रुपए 1 लाख रुपए में 4,000 या 5,000, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। आपको सपोज मान लीजिए आपने रिकवरी सूट फाइल किया हुआ है 10 लाख का, तो आपको जो है उस 10 लाख के ऊपर जितनी आपकी स्टेट में जो है कोर्ट फीस लगती है वैसी जो है आपको मेंशन करनी पड़ेगी, सॉरी प्लेट पे स्टाम्प करनी पड़ेगी, मतलब लगानी पड़ेगी, आपको कोर्ट फी जो है पे करनी पड़ती है। नाउ देखिए इससे आगे जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके ऑर्डर 7 से यहीं से आते हैं। ठीक है। ऑर्डर 9 सॉरी रूल 9 जो है आपका ऑर्डर 7 का
procedure for admitting the plaint, where the court ordered that the summons be served on the defendant in the manner provided in the Rule 9 of the Order 7. Order 7, it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on a plain paper as there are defendants within 7 days from the date of such order, along with the requisite fee for the service of a summons on the defendant. देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बहन जब कोर्ट ने बोल दिया डिफेंडेंट को, बहन द कोर्ट बोल दिया कि व्हेन द कोर्ट ऑर्डर दैट द समन बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, कि अब जो है हाँ प्लेंट जो है एडमिट कर ली गई है, अब जो है डिफेंडेंट को समन सर्व करना पड़ेगा, तो उसको प्लेंटिफ को टाइम दिया जाता है विद इन 7 days कॉपीज ऑफ द प्लेंट ऑन अ प्लेन पेपर एज देयर आर डिफेंडेंट। जितने डिफेंडेंट होंगे उतनी आपको कॉपियां जो है आपको कोर्ट में सबमिट करनी पड़ती है विद इन 7 days, ठीक है। और उसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा, अलोंग विद द जो प्रोसेस, जो आपकी समन की जो प्रोसेस की जो फी होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी, अलोंग विद द रिक्विजिट फी फॉर द सर्विस ऑफ अ समन, ठीक है। ऑर्डर 9 क्या बोलता है आपका, प्रोसीजर फॉर द एडमिटिंग प्लेंट। और ऑर्डर 9 में क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, जो मैंने आपको रेड कलर में देख के रखी हुई है यहाँ पे, विद इन 7 days। कई बार पूछा गया है कि कितने दिनों में जो है आपकी जो कॉपीज होती हैं, डुप्लीकेट कॉपीज फॉर द प्लेंट, जो आपकी प्लेंट जो है फाइल किया आपने उसकी जो डुप्लीकेट कॉपीज हैं वो कितने दिनों में देनी पड़ती है, सॉरी हाँ, तो और वो कितनी देनी पड़ेगी, जितने आपके डिफेंडेंट होके उतनी आपको देनी पड़ती है और विद इन 7 days देनी पड़ती है। अब ठीक है, मान लीजिए कि कोर्ट ने आपकी प्लेंट को एडमिट ही नहीं किया, तो देन देयर मे बी अ रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट और देयर मे बी अ रिटर्न ऑफ अ प्लेंट। रिटर्न क्यों करता है, देखिए रिटर्न क्यों करता है, रिटर्न का देखिए कारण क्या है, subject to the provision of a Rule 10A, the plaintiff shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted, ठीक है। Explanation for the removal of the doubt, it is hereby declared that a court of appeal or a revision may direct, after setting aside the decree passed in a suit, the return of the plaintiff under sub rule। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा करक्स 10A में फिर से डिस्कस करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे क्या होता है ना कि कई बार आपकी जो जुरिस्डिक्शन है वो जैसे पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो इनके हिसाब से आपको जो है सिविल सूट जो है दायर करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए टेरिटरी को ले लीजिए, मान लीजिए आपने चंडीगढ़ का केस जो है आपने सेक्टर 7 का केस जो है आपने जैसे मान लीजिए कहीं दूसरे सेक्टर में कर दिया, तो बट और उस जिस कोर्ट में जो आपने केस फाइल किया उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वहां पे नहीं बनती थी, तो कोर्ट क्या कर सकता था, आपकी प्लेंट को जो रिटर्न कर सकता है, ठीक है। या बोलेगा कि यहाँ पे मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इस केस को जो उस प्लेंट को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने सिविल आपने 15 लाख का जो है केस जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन में कर दिया। अब पर जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है उसकी मान लीजिए कि आपकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन वो कितनी है, 10 लाख तक का, वो क्या कर सकता है फिर इन दैट केस आल्सो वो जो है अपनी प्लेंट जो आपने प्लेंट फाइल किया उसको जो है रिटर्न कर देगा और बोलेगा कि जो प्रॉपर कोर्ट है, प्रॉपर कोर्ट कौन हुआ, सिविल जज सीनियर डिवीजन में जो है आप जो है ये केस फाइल करो। तो इस कारण इन कारणों से जब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होती है जनरली, तो वो जो है प्लेंट को रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। प्रोसीजर क्या है आपका, किस तरह जो है वो रिटर्न होती है। On returning a plaint, the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return the name of the party presenting it and a brief statement of the reason for returning it। देखिए प्रोसेस क्या है, जब मान लीजिए ये आपका ये इफ यू वांट टू बिकम अ जज देन यू शुड बी नो कि हाउ यू कैन रिटर्न द प्लेंट। जब आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो है क्यों प्लेंट को रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद वो वहां पे अपने साइन करेगा और ये भी लिखेगा कि किस तारीख को जो है ये डेट प्रेजेंट सॉरी ये प्लेंट जो है कोर्ट में प्रेजेंट हुई थी और कब ये रिटर्न हो रही है। जस्ट क्यों, देखिए पर्पस क्या है इस चीज का, क्योंकि जब तक प्रॉपर कोर्ट में आपकी प्लेंट नहीं गई तब तक जो है आपकी लिमिटेशन का पीरियड जो है वो काउंट नहीं होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द सेक्शन 10A, देखिए वहां पे हमने पढ़ा था रूल 10 में 1 में सॉरी रूल 10 में कि
subject to the condition of the 10A. देखिए 10A क्या बोलता है, power of a court to fix a date of appearance in the court where a plaint is to be filed after its return. कोर्ट की क्या पावर रहती है आपकी कि जब वो प्लेंट को रिटर्न कर रहा है तो क्या वो डेट फिक्स कर सकता है कि आप इस कोर्ट में इस तारीख को पेश हो जाएं? तो देखिए क्या बोलता है आपका ऑर्डर 10A. Order 10A कुछ नहीं. What says Order 10A? Simple thing. Wherein any suit after the defendant has appeared, the court is of opinion that the plaint should be returned. It shall before doing so intimate its decision to the plaintiff. Where an intimation is given to the plaintiff under sub-rule 1, the plaintiff may make an application to the court specifying the court in which he proposes to present the plaint after its return, praying that the court may fix a date for appearance of the parties in the said court and requesting that the notice of the dates of fixed may be given to him and to the defendant. Where our application is made by the plaintiff under sub-rule 2, the court shall, before returning the plaint and notwithstanding that the order for return of the plaint was made by it on the ground that it has no jurisdiction to try the suit, fix a date appearance of the party in the court in which the plaint is proposed to be presented. B. Give the plaintiff and to defendant notice of a such date for appearance, where the notice of the date of appearance is given under sub-rule 3. It shall not be necessary for the court in which the plaint is presented after its return to the sub. The defendant with the summon for appearance in the suit unless that court for a reason to be recorded otherwise direct, and the said notice shall be deemed to be summoned for the appearance of the defendant in the court in which the plaint is presented on the dates so fixed by the court by which the plaint was returned. Where the applicant made by the plaintiff under sub-rule 2 is allowed by the court, plaintiff shall not be entitled to appeal against the order returning the plaint. सिंपल मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कोर्ट जो है जब जो है आपकी प्लेंट रिटर्न कर रहा है तो प्लेंटिफ एप्लीकेशन लगा सकता है कि वो किस कोर्ट में अब जो है वो केस करना चाहे. ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर उसने ऐसा किया और कोर्ट ने इसको अलाउ किया तो कोर्ट जो है आपका क्या है उसको डेट देगा और उस प्रपोज्ड कोर्ट में उस प्लेंट को भेज देगा. ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो कोर्ट खुद जो है प्लेंट को फॉरवर्ड कर देगा. सिंपल. अब देखिए ये पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ट्रांसफर सूट टू द प्रॉपर कोर्ट. सेम थिंग यहीं पे है कि यही पावर जो है आपकी जो हमने अभी डिस्कस की वो अपीलेंट कोर्ट के पास भी रहती है कि अपीलेट कोर्ट की जो है वो जो है प्रॉपर कोर्ट में जो आपकी प्लेंट को क्या कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर ऑर्डर 7 रूल 11 कि कब आपकी जो प्लेंट जो है रिजेक्ट हो सकती है. देखिए एवरीबॉडी नो कोर्ट में जनरली प्रोविजन यही रहता है. इसको ऑर्डर 7 रूल 11 को बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है आपका क्या है ऑब्जर्व किया जाता है. कारण क्या है इस चीज का, क्योंकि जब ऑर्डर 7 रूल 11 में अगर एक बार आपकी जो है प्लेंट को डिसमिस कर दिया तो यू कैन इमेजिन कि आप जो प्लेंटिफ जो है वो अपना क्या है पक्ष ही नहीं रख पाएगा उसके बाद. ठीक है, तो यू कैन सी रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के क्या क्या कारण है. वेर इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन. जब कभी भी आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है मेंशन नहीं किया गया है तो आपकी प्लेंट जो है वो क्या है रिजेक्ट की जा सकती है. ठीक है, फर्स्ट क्या बोला, व्हेन देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है, जब आप कॉज ऑफ एक्शन नहीं मेंशन करोगे. ए इज योर कॉज ऑफ एक्शन. उसके बाद where the relief claimed is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed the court fails to do so. दूसरी कंडीशन क्या बताई है, जब आपने जैसे मान लीजिए 10 लाख का सूट किया वहां पे आपको 50,000 जो है कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप इसको विद इन 7 डेज जो है करेक्ट करो. ठीक है, पर आपने 50,000 की जो फीस थी उसको जो है करेक्ट नहीं किया तो क्या है आपका, तो भी आपका सूट जो है डिसमिस हो सकता है. थर्ड कंडीशन क्या है, सी where the relief claimed is properly valued but the plaint is returned upon a paper insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court fails to do so. देखिए जहां पे आपने रिलीफ को प्रॉपरली वैल्यू तो किया है बट द प्लेंट इज रिटर्न अपॉन अ पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, मतलब कि आपने स्टाम्प पेपर जो है वो प्रॉपरली नहीं लगाए हैं और आप जो कोर्ट ने टाइम दिया आपको करेक्ट करने के लिए और उससे बाद भी आपने नहीं किया तो भी आपकी क्या है वो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी. फोर्थ कंडीशन डी वेयर द सूट अपील्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी अ बार्ड बाय लॉ. देखिए
जब सेक्शन 9 आप पढ़ोगे, जब आप सेक्शन 9 पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि सिविल सूट का जुरिस्डिक्शन वही है जहां पे unless until it is not barred by any provision. सपोज मान लीजिए कहीं किसी बैंक ने जो है इनिशिएशन किया सरफासी की, बट आप जो है उसको चैलेंज कर रहे हैं सिविल कोर्ट में, तो ये बार्ड बाय लॉ है, क्योंकि सेक्शन 34 ऑफ सरफासी एक्ट जो है वो बार करता है कि कोई भी बैंक की जो प्रोसीडिंग है, जैसे प्रॉपर्टी को सीज करना, सेल करना, वो चैलेंज नहीं हो सकती है सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया तो भी आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका वेर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। देखिए, जब प्लेंट को जो है हमेशा किस में फाइल किया जाता है, डुप्लीकेट में, और अगर आपने डुप्लीकेट में नहीं फाइल की है तो भी आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ अ रूल 9, गॉट इट। अगर रूल 9 के जो प्रोविजन जो है अगर वो भी आपके अगर फॉलो नहीं होते हैं तो आपकी क्या करना, तो आपकी प्लेंट को जो है रिजेक्ट की जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन और सप्लाइंग ऑफ द रेगुलर स्टैम्प पेपर shall not be extended unless the court for a reason to be recorded it is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper as the case may be within the time fixed by the court and the refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff। देखिए, यहाँ पे कंडीशन ये लगा के रखी है कि कोर्ट को हमेशा ही ऐसा नहीं है कि लिबरल व्यू रखना चाहिए कि बार बार जो है वो आपका टाइम बढ़ाता रहे, बट वहां पे कोर्ट को स्पेशल रीजन जो है मेंशन करना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोसीजर ऑन रिजेक्ट, अगर आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, वेयर द प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर दैट इफेक्ट विद द रीजन फॉर। देखिए, जब कभी भी आपकी प्लेंट रिजेक्ट होगी तो सिविल जज को आपका वो रिकॉर्ड रीजन जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो क्यों जो है आपकी प्लेंट जो है रिजेक्ट कर रहा है। वेयर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश सूट प्लेंट। देखिए, rejection of the plaint on any of the ground hereinbefore mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। बहुत बड़ी बात बोल रहा है, क्योंकि एक बार आपकी प्लेंट अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपका वहां पे क्या, आपको कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप इस कॉज ऑफ एक्शन पे फिर से सूट ना करें, आप जो है कर सकते हो। सिंपल मीनिंग आपका क्या, रेस जुडिकाटा यहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन इन प्लेंट, ऑर्डर 14 आपका बात करता है कि जब आप प्लेंट फाइल कर रहे हो तो उसके साथ आप कैसे कैसे डॉक्यूमेंट जो है फाइल करोगे। क्लॉज 1 आपका यहाँ पे ये बोलता है कि प्लेंटिव को जितने भी डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर वो रिलाई कर रहा है इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट इन अ लिस्ट, तो जो है उसको लिस्ट में लगाने चाहिए एंड उसको जो है वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग क्या, अब मान लीजिए वेर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन पोजेशन, अब मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे वो प्लेंटिव रिलाई तो कर रहा है पर वो उसकी पोजेशन में नहीं है, तो वो उसको बाद में जो है whenever possible, तो जब जो है बाद में जो है वो जब उसकी पोजेशन में आएगा तो उसको वो सबमिट कर सकता है कोर्ट में। अब मान लीजिए a document is out to be produced in a court by the plaintiff when the plaint is presented or to be entered in the list to be added or annexed the plaint but is not produced or entered accordingly shall not be the। अब देखिए, जैसे कि हमने 1 और 2 में बात की कि जब भी प्लेंट फाइल होती है तो जो प्लेंटिव जो है जो जो डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है उसको सारे जो है वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, पर उसने नहीं किए तो बाद में कोई भी वो डॉक्यूमेंट जो है वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट जब तक कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को क्या सबमिट नहीं कर सकते हो, कोर्ट में नहीं एज एविडेंस वो नहीं रीड किया जाता है। ठीक है, nothing in this rule shall apply to a document produced for the cross examination of plaintiff witness or handed over to a witness merely to refresh his memory। ठीक है, कि ये जो रूल है आपका, मतलब कि जैसे आप मान लीजिए किसी प्लेंटिव को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो तो वहां पे आपका ये ऑर्डर 7 रूल 14 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप कोई भी जो है डॉक्यूमेंट जो है उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम जो है डिफेंड किसी भी विटनेस को दिखा सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द
यू नो अबाउट द प्लेंट, कैसे रिजेक्ट होती है, कैसे एडमिट होती है, कैसे रिटर्न होती है। इंपॉर्टेंट रूल आपका क्या है, ऑर्डर 7 रूल 1 आपका इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 7 रूल 9 आपका कैसे एडमिट की जाती है, ऑर्डर 7 रूल 10 आपका इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 7 रूल 11 इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन कैसे की जाती है, और ऑर्डर 7 रूल 14 आपका इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है आप जो है डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में सबमिट कर सकते हो, और इन्हीं के रिगार्डिंग जो है आपको कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच।